ओके वंदना, वेलकम इन योर प्लस क्लास, फर्स्ट प्लस क्लास। आपके बारे में मुझे अंशु ने बताया था। शोना, आदर्श, बेशल, आपका भी स्वागत। दक्षिण भारत के राजवंशों में एक प्रमुख राजवंश चोल का नाम, हालांकि डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम चोल डायनेस्टी को पढ़ेंगे। हाँ मौली, बहुत अच्छा किया, आ गई। हाँ न्यू बैच ही चल रहा है जी। हाँ तो लेश्वर, आपका भी आपके फर्स्ट क्लास वेलकम है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो जैसे जैसे 9 बजे क्लास चलती है इसको आगे आगे देखते रहें। पीछे कुछ क्लासेज हो चुकी, उनको भी दिन में बाकी समय में वो देख लें, एक क्लास डेली देख लेंगे तो हो जाएगा। और मेरी कम्युनिटी है अनअकैडमी पे, सभी ने ज्वाइन किया है। ओके गोविंदर, हेलो ज्योति, नीतू। हेलो नीता, वेलकम इन योर फर्स्ट क्लास। नोट जैसे जैसे मैं बनाऊंगा वैसे वैसे आप भी लिखते जाना। इस पे मैं लिखता हूँ। चोल डायनेस्टी ने 2 बार शासन किया भारत में। पहला है ईशापुर, पहली शाखा 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री ईस्वी तक, बीच में यह शाखा लुप्तप्राय हो गई। और दूसरी शाखा ने शासन किया 2री सदी से लेकर के 8वीं सदी तक। सॉरी, ये गड़बड़ हो रहा है। 2री से लेकर के 8वीं सदी तक ये चोलों की शाखा लुप्त रही। 848 ईस्वी से लेकर के 1070 ईस्वी तक मध्यकालीन युग में चोलों की 2री शाखा ने शासन किया। पहली शाखा ने शासन ये किया, ये बीच में गैप था, और 2री शाखा जिसके संस्थापक थे विजयालय। तो दक्षिण भारत में हम 3 शक्तियों का अस्तित्व पाते हैं, एक साथ साथ ये बनी रही। वर्तमान केरल में चेर, और वर्तमान तमिलनाडु में चोल, और इन दोनों के मध्य में पांड्य। और ये तीनों ही शाखाएं एक दूसरे से संघर्षरत रही। तो आज का हमारा विषय है चोलों के संदर्भ में पढ़ना। संगमकालीन चोलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनको फिर से रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना बताना जरूरी है कि करिकाल इनका संस्थापक है। ये करिकाल है जिसकी मूर्ति की स्थापना हुई। इसने एक बंदरगाह की, कावेरीपट्टनम की स्थापना की। फुहार, फुहार को वर्तमान में हम जानते हैं कावेरीपट्टनम के नाम से। कावेरीपट्टनम में ही मूर्ति है। आज का हमारा विषय है 9वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो चोल राजवंश शासन किया उनके बारे में। तो इनके बारे में पहले जानकारी देते हैं पाणिनि। कई ग्रंथों में इनके बारे में पता चलता है। कात्यायन ने लिखा है वार्तिक,
महाभारत, संगम साहित्य तो है ही है, पेरिप्लस टॉलमी ने जो लिखा है, टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी है? टॉलमी ने कौन सी किताब लिखी है? जियोग्राफिका। चोलों के झंडे पर शेर का निशान था, शेर का अंकन है। चोलों के राज्य को एक और नाम से जाना जाता था, किल्ली। चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है भारत के इतिहास को पंचायती राज्य व्यवस्था। चोलों के सिक्कों को कहते थे काशु, स्वर्ण सिक्कों को काशु कहते थे। नटराज की मूर्ति भी इनकी प्रमुख विशेषता है। कांस्य कला अपने चरम पर थी। संस्कृत और तमिल इनकी भाषा है। दोनों सहोदर भाषाएं हैं। और इनकी वंशावली यह है, हेलो सीमा, पूजा, एकता। विजयालय चोल से शुरू होता है मामला। आदित्य प्रथम, प्रांतक चोल, गंधरादित्य, अरिंजय चोल, सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज चोल, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। बाद में चालुक्यों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ इनका, और चालुक्य चोल दोनों की संयुक्त धारा चली। कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय, राजराज प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय, इस तरह से। इसमें इनके अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को मानचित्र में दिखाया गया है चोलों के। मणिमेखले में कहा गया है कि ये सूर्यवंश से संबंधित है, सूर्यवंशी क्षत्रिय। संगम युग के बाद चोलों के इतिहास का पता नहीं लगता। एक एक करके हम इनके विशेषताओं को हृदयंगम करेंगे। इनकी क्या क्या विशेषता है? हो गया जी ये। बैग बोला था ना, कोई शायद नोट कर रहा था। हाँ जी, पीडीएफ में तो है ही है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ लोग नोट करते हैं। ये विजयालय का राज्य है, ये संस्थापक है। पल्लवों का ये सामंत है विजयालय। उरैयूर में पल्लवों ने इसको अपना सामंत बनाया था। इसके बाद इसकी जो परंपरा चली उसमें कुल 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर के 400 से भी अधिक सालों तक शासन किया। आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम। विजयालय ने स्थापना की और परांतक प्रथम ने बाकी साम्राज्य को जीता। सिंघल, पल्लव, राष्ट्रकूट,
इनकी संयुक्त शक्ति को पराजित किया। तो शुरुआत में विजयालय के समय में हम सिर्फ ये टेरिटरी देखते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्व का प्रतिपादन किया प्रांतक ने, उसके समय में ये टेरिटरी आ गई। हाँ जी, नेट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन 2 साल के अंदर आपको एमए कंप्लीट करना होगा ना। जैसे ही प्रांतक अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण थर्ड के द्वारा 949 ईस्वी में बुरी तरह से पराजित हुआ और चोल साम्राज्य की नींव हल गई। इसके बाद 32 वर्षों में अनेक चोल राजा आए और गए। उन सभी के बारे में बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिनके बारे में बात करना उचित होगा वह राजराज प्रथम। बृहदेश्वर के मंदिर में राजराज प्रथम का नाम ऐसे लिखा हुआ है। 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। गंगों को पराजित किया। चालुक्यों को, पश्चिमी चालुक्य, चेर, पांड्य, श्रीलंका, पूर्वी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। चालुक्यों के चैप्टर में मैंने आपको बताया था शक्तिवर्मन को इन्होंने बिठाया। पराजित करने के बाद इनका साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया, ये वेंगी के चालुक्य। बृहदेश्वर टेम्पल में इनकी प्रतिमा इनके गुरु के साथ ये मिलती है। राजराज प्रथम और उनके गुरु कुरुवर, इन दोनों को पेंट किया गया है। सिर्फ जेआरएफ के लिए, मतलब अच्छा जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के लिए आप मान के चलिए लक्ष्य बना करके कि 65+। अगर जनरल कैंडिडेट है तो नेट के लिए 60+। ग्रेनाइट का विश्व का बना हुआ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है, सर्वाधिक विशाल मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। ओबीसी है तो 2-3% का मार्जिन रख लो। इसके बाद सिंहासन पर बैठते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की टेरिटरी अंतरराष्ट्रीय विस्तार पाई, यानी 1012 से लेकर के 1044 ईस्वी तक। चेर, पांड्य, सिंघल, चालुक्य, इन सबको नेस्तनाबूद करने के बाद उत्तर भारत में भी हम देखते हैं कि इन्होंने इस इलाके को जीत लिया। गंगा नदी तक ये बढ़ गए। 2 सैन्य अभियान राजेंद्र चोल के बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला सैन्य अभियान कलिंग, उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल, ये पश्चिमी और दक्षिण बंगाल के 3 छोटे राजाओं को हराने के साथ महिपाल भी था ना यहाँ पे, पाल राजा महिपाल को पराजित किया। ये बताता है अपने इंस्क्रिप्शन में कि महिपाल को यानी उत्तर भारत की तरफ बढ़ने का इसका उद्देश्य था गंगा को पाना, गंगा जल को पाना। गंगा जल क्यों पाना? क्योंकि गंगा जल के बिना हिंदुओं का श्राद्ध नहीं होता, हिंदुओं को मुक्ति नहीं मिलती। गंगा का अवतरण पानी पीने के लिए नहीं हुआ था धरती पे, गंगा का अवतरण हुआ था शगर के पुत्रों को मुक्ति देने के लिए। तो एक परंपरा है कि मृत्यु गंगा की गोद में ही होना चाहिए। गंगा सारे पापों को हर लेती,
और आज तो इस धारणा को भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। देखा होगा कैसा विश्वनाथ कॉरिडोर से निकलते हैं लोटे में गंगा जल लेकर के, और प्राइम मिनिस्टर सीधे गंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। और कारण नहीं है वो, ये भी यही चाहता था। नो सिक्योरिटी नथिंग। विदुषी तुम्हारा नेटवर्क इशू है, बाकियों की भी वॉइस कट रही है। नहीं तो ऐसा माना जाता था कि गंगा जिसके आधिपत्य में है उसी का जीवन सफल है, नहीं तो सफल नहीं है। और इन्होंने बकायदा इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, और गंगई कोंड चोलपुरम ये मंदिर बनवाया उड़ीसा में, यहाँ पे इसको गंगा जल मिला। और इंस्क्रिप्शन में लिखवाया है बृहदेश्वर टेम्पल, इसका भी नाम बृहदेश्वर टेम्पल ही रखा, गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोल। इससे पहले, किससे पहले, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार। गंगा से पहले कोई कुछ नहीं है। राम से भी कई पीढ़ी पहले भगीरथ हुए, और भगीरथ ने गंगा का अवतरण किया, शिव जी की जटा से निकली। तो ये पहला युद्ध था। दूसरा युद्ध है ये, राजेंद्र चोल को डिपिक्ट कर रहा है कोडरमा मंदिर में। गंगा को विजयी होने के बाद इसने राजाओं को नियुक्त किया कि अपने सर पे मटके में गंगा जल लेकर के चलो, लेकिन अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया, क्योंकि गंगा को अपने आधिपत्य में लाना नहीं चाहता था। दूसरा इसका महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ है दक्षिण पूर्व में, मलयद्वीप, जावा, सुमात्रा, शैलेंद्र शासकों के विरुद्ध। ऐसा है, गंगा के पहले गोदावरी से करते थे, गोदावरी को गंगा का ही विस्तार माना जाता है। इवन कावेरी और नर्मदा को भी गंगा से ही जोड़ा जाता है। अब आप पूछेंगे राजेंद्र चोल को ये बुद्धि नहीं आई कि गोदावरी से ही काम चलाना है? तो जिसको रेबेन का चश्मा असली वाली खरीदने की औकात होती है, 18,000 30,000 वाला चश्मा पहनने की, वो उसका डब कॉपी नहीं लेता, असली वाली ही खरीदता है। ये सारा बात है सामर्थ्य की, गंगा गोदावरी तो बहाना है, असली चीज है हाहाकार मचाना। अब लाखों लोगों को मारोगे तो जस्टिफाई कैसे करोगे कि हमने क्यों मारा? तो गंगा की
क्यों मारा? अब मुसलमान आक्रांता लाखों को मारते थे, सिरमुंड का पहाड़ बना देते थे, तो किस लिए मारा? इस्लाम की रक्षा में मारा। गाजी की उपाधि, ये अपने पापों को छुपाने का बहाना है। नहीं तो रात को इनको नींद कैसे आई? इतने कत्ल करके कैसे सोएंगे? एक हमारी चचेरी बहन थी, वो हाई स्कूल में फेल हो गई, उसके पापा पुलिस में थे, तो मैं गया कॉलेज उसके यहाँ, उसके घर एक दिन मेहमान था रात को, तो पढ़ने में बड़ी अच्छी थी वो, पता नहीं कैसे फेल हो गई, मुझे यकीन नहीं हुआ। तो हम सभी बैठे थे शाम को डिनर में, हमने पूछा कि भाई गोल्डी फेल कैसे हो गई? गोल्डी तो बड़ी होशियार थी, मेरिटोरियस थी। तो गोल्डी की माता जी शुरू हो गई, बाबू जब से इस घर में आए हैं तब से कुछ ना कुछ निगेटिव ही हो रहा है, कभी दूध फट जाता है, कभी दही नहीं जमती, एक बार तो कोका कोला का टेस्ट ही नहीं लगा कुछ। मैं बड़ा गौर से सुनता रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया कि मामला क्या है। गोल्डी के पापा जी बाल बनवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवा के चले जाते हैं। तो फिर गोल्डी जी भी आ गए, मैंने पूछा कि कैसे ये घटना घटी? आप ही तो पे हमारे खानदान को गर्व होने वाला था फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में गड़बड़ कैसे हो गया? गोल्डी जी ने एक ही स्टेटमेंट दिया कि भैया देखिए ये घर क्या क्या और करवाता है। उसके बाद तो मैं साइलेंट हो गया, मैंने आगे कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। इसी तरह से गंगा क्या क्या और करवाती है। अब गंगा के लिए आप गए थे तो झूठी में सबको मारा पीटा, तो कोई नहीं बोलने वाला है। फिर तो सारे लोग कहेंगे वाह, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इसको कहते हैं राजा हो तो ऐसा। अरे दूसरा कोई होता तो गोवा जाता, कोई गंगा लाने जाता है, गोवा चला जाता है, मुंबई जाता है। लेकिन राजेंद्र को देखो, राजेंद्र बाबू। खैर, मुद्दे की बात यह है कि सिर्फ इधर ही नहीं गए, इधर भी गए, बस इधर ही नहीं गए क्योंकि इनको पता था कि यहाँ एक दिन मैं रहूंगा, हो सकता है उसके सम्मान में इधर ना गया। ज्योति जी का अंदर का इतिहासकार कुलांचे लेता है, ये सब प्रश्न ज्योति ज्योति यानी भटनागर से पूछा करो। ये जो इधर गए, ये पूरी रूप से नौसैनिक आक्रमण था, यानी पानी के जहाज पे बैठ के, ट्रॉय फिल्म देखी होगी, कैसे वो गए थे स्पार्टा पे अटैक करते हैं, सैकड़ों जहाज, पानी के जहाज। तो इधर शैलेंद्रों का शासन था, शैलेंद्र। लेकिन शैलेंद्र तो मानते थे कि ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई देखो गंगा जीत लिया, तो गंगा सागर ने कहा कि मुझे कब जीतोगे, तो गंगा सागर में आ गए। इन्होंने चाइना में अपना एक राजदूत भी भेजा था। इसके बाद आते हैं इनके उत्तराधिकारी राजाधिराज प्रथम। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारी। मूवी तो बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चाइना वालों को तमिल आती थी। राजाधिराज प्रथम राजेंद्र चोल ने अपना साम्राज्य इतना व्यापक बना दिया था कि ये ज्यादातर टाइम विद्रोही दबाने में लगे रहे। कभी चोर विद्रोह करते, कभी चीन, कभी पांड्य, कभी श्रीलंका, इन ये सबको कंट्रोल में ही करते रह गए। और अल्टीमेटली जब चालुक्यों ने विद्रोह किया तो कोप्पम में के पेट में भाला घुप्पम कर दिया। कोप्पम के युद्ध में इनकी मौत हो गई।
हाथी पर मारा था। राजेंद्र सेकंड इनके बाद गद्दी पर बैठे और इन्होंने 1052 ईस्वी से लेकर के 1064 तक गद्दी छोड़ने की कोशिश ही नहीं की और कोप्पम के युद्ध का इन्होंने बदला लिया। लंबे समय तक चालुक्यों से लड़ते रहे। अरे ये गलती हो गई। ग्यारहवीं शताब्दी में नॉर्थ में था पृथ्वीराज चौहान, अजमेर, दिल्ली और आसपास, और भी बहुत सारे राजा थे, गुजर, प्रतिहार, घेड़वाल, चौहान, पाल, प्रतिहार। खैर, इसके बाद आते हैं वीर राजेंद्र। सिक्सटी 64 टू 69। फिर आते हैं अधिराजेंद्र। लेकिन एक ही साल में कुलोत्तुंग प्रथम ने इससे राज्य छीन लिया। कुलोत्तुंग प्रथम चालुक्य सम्राट था और इसके पिता का भी नाम था राजराज, लेकिन वो चालुक्य था। लेकिन जो इसकी माता थी और इसकी दादी थी वो राजेंद्र चोल, इसकी दादी राजेंद्र चोल की बेटी थी, इसकी माँ राजेंद्र प्रथम की बेटी थी। नहीं, इसकी माँ राजेंद्र चोल की बेटी थी और इसकी दादी राजराज प्रथम की बेटी थी। और ये कुलोत्तुंग प्रथम खुद भी राजेंद्र द्वितीय की बेटी से शादी किया था, यानी रिश्तेदारी थी। लेकिन ये रिश्तेदारी कब दुनियादारी में बदल गई कोई कह नहीं सकता। तो कुलोत्तुंग चोल ने भी अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया और ये इसका राज्य है। इसमें देखिए पश्चिमी चालुक्य, कलिंग, ये सब स्वतंत्र हो गए। पूर्वी चालुक्य इसके अंतर्गत ही है, अभी चेर भी इसके अंतर्गत है, पांड्य भी इसके अंतर्गत है, सभी को पराजित किया है। ये कुलोत्तुंग चोल बैठ करके किसी आर्टिस्ट ने ऐसा उकेरा है, लेकिन कुलोत्तुंग चोल को ऐसा नग्न उसमें बनाया है जैसे वो किसी देश का भिखारी हो। इसने भी एक राजदूत अपना चीन भेजा, पता नहीं क्यों चीन ही सब भेज देते थे, जिसको मूड में आता था वो अपना राजदूत चीन भेज देता था। दो बार नाम रखते थे क्योंकि एक बार में किसी को सुनाई ना पड़े तो कहीं नाराज हो गया, तो राज राज दो बार रख दिया, कोई नाराज ना होने पाए। किसी को नाराज नहीं करते थे, सीधे मौत के घाट उतारते थे, दुखी नहीं करते थे। इसके बाद आते हैं विक्रम चोल। कॉमन लैंग्वेज उस समय इंडिया और चाइना में थी। कॉमन लैंग्वेज कौन सी थी, क्या बात करती हूँ? इंटरप्रेटर थे जो तमिल को चाइनीज और चाइनीज को तमिल में इंटरप्रेट करते थे। एक्चुअली इंटरप्रेटर हर युग में उपस्थित रहे हैं क्योंकि व्यापार इंटरप्रेटर के माध्यम से ही होता था।
इंटरप्रेटर कोई दुर्लभ बात नहीं थी। इसके बाद आते हैं विक्रम चोल। विक्रम चोल के समय में देखिए टेरिटरीज कैसे सिकुड़ रही हैं। इस एग्जाम के बाद आदर्श सिंह दुबला होता जा रहा है। तो 1118 से लेकर के 1133 कुलोत्तुंग का ये उत्तराधिकारी हुआ और वेंगी पहली बार अलग हो गया। विक्रमादित्य 6 ने वेंगी को छीन लिया। बहुत कहा मत छीनो नहीं माना। होयसल भी स्वतंत्र हो गए। इन्होंने कावेरी के पार खदेड़ दिया। होयसलों ने मैसूर पर भी कब्जा कर लिया। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद देखते हैं कि धीरे धीरे में महत्वपूर्ण गिरावट आती है। अच्छा हंसी थी तो ब्रेकिंग न्यूज। चाइना इसलिए भेजते थे कि चाइना उसमें व्यापार का प्रमुख हिस्सेदार था भारत का, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। और अगर आप विश्व मानचित्र को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दक्षिण भारत से, चीन से ही ज्यादा सुगम था और कहीं से सुगम नहीं था। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मार्ग भी दिखाया गया है। ये चीन से वस्त्र, रेशम, मसाले, चीनी वस्त्र, कपड़े, सूती कपड़े खासकर, ये सब आते थे। और चीन से ऊपर सिल्क रूट जाता है इस मानचित्र के काफी ऊपर। वो तो यूरोपियन व्यापार, लेकिन यूरोपीय व्यापार से दक्षिण भारतीय लोगों को क्या करना है? दक्षिण भारतीय लोगों को अपना व्यापार देखना है। अब उस जमाने में ये तो सब हिंदू राज्य थे, लेकिन बाकी इन राज्यों पर जो चाइना से भूमि से जुड़े हुए हैं, इन पर चीनी प्रभाव था। तो चीन का साम्राज्य अधिकतर विस्तृत था, बहुत विराट था। और उस समय भारत के बाद सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई थी तो चीन ही थी। चीन में ही सारे इनोवेशन हुए थे, मुद्रा शास्त्र, कपड़े बनाने की कला, रेशम का आविष्कार, कागज का आविष्कार, शासन प्रणालियां। आपको पता है चाइना का एक वंश जब भारत में आया था तो उसने इतने सारे आविष्कार किए कि एक बार तो काफी बाद में एडिशन को भी कॉम्प्लेक्स हो गया था कि मुझसे ज्यादा आविष्कार तो उसी ने कर डाले, कनिष्क ने। यूची कबीला वो चाइना का था। चाइनीज लोग आज भी चाइनीज लोग बड़े आविष्कारक, कोरोना वायरस का आविष्कार करके चले गए। इतने वेरिएंट आ रहे हैं कि डॉक्टरों के पसीने छूट गए। चीन तब भी वर्सेटाइल था, आज भी वर्सेटाइल है। अब कुषाण कनिष्क भारत में आया, कनिष्क ने भारत की दिशा और दशा ही परिवर्तित कर दी। कनिष्क चाइनीज था, आपको पता है, कुषाण चाइनीज थे। भारत का प्राचीन इतिहास, भारत में बुद्धिज्म अगर बचा है तो चाइनीज की वजह से बचा है। फैनसांग, फाहियान, ये सब चाइनीज थे। और जब भारत में ट्रेडर्स के रूप में नहीं आए थे, जब भारत में ज्ञान प्राप्त करने आए थे। जब कोई कौम ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा करने लगे तो समझ लो वो बहुत ही विकसित कौम है। आक्रमणकारियों से बचने के लिए चीन ने दीवार बनाई, वो इसलिए बनाई क्योंकि उसके पास बचाने के लिए बहुत कुछ था, सिर्फ धन नहीं। बहुत सारी चीजें बचाने के लिए ऐसी थी जो खो जाती तो मनुष्यता का बहुत अहित हो जाता। अब कनिष्क ने जो टोटीदार बर्तन, जो भी आप यूटेंसिल्स घरों में देखते हो ना, टोटी वोटी या वो सावर या शेरवानी जो शादी में पहनते हो, घोड़े घोड़ी जीन वगैरह, टाइल्स घरों में लगाते हो, कपड़ा गांव में लगता था, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सब गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, मंदिर बनाने की कलाएं, उच्चों जूते, शूज, बूट, बुलेट प्रूफ जैकेट, लेदर, हेलमेट, ये जो हमारे लाइफ के एसेंशियल पार्ट्स, ये सब चाइनीज कनिष्क ने बनाए थे। चंगेज खान चाइना को क्यों नष्ट करेगा, तो चाइना का ही था। तो खैर विक्रम चोल पे हम आते हैं। तो विक्रम चोल ने कुछ ज्यादा तो नहीं किया, यही सब किया। फिर बहुत सारे नॉन सिग्निफिकेंट शासक आते हैं। कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, और चोलों का ग्राफ गिरता रहा।
राजराज तृतीय के टाइम में यानी 1200 से 46 पांड्यों ने इनको बुरी तरह से हराया और इनकी राजधानी छीन ली। चोल सम्राट अब होयसलों के आश्रित हो गए, इनके हाथ की कठपुतली बन गए। राजराज भाग रहे थे, एक बार युद्ध से पांडवों से हार के भाग रहे थे, तो कुप्पेरुंजिक ने आक्रमण करके बंदी बना लिया, लेकिन इन्होंने पैर पकड़ लिया उसके, फिर छोड़ दिया। तो राजराज तृतीय के समय में देखिए टेरिटरी कहां तक आ गई चोलों की। अंतिम राजा है राजेंद्र तृतीय। इसके बाद चोल शासक पांड्यों के अधीन हो गए। और 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने आक्रमण किया, उनसे समाप्त हो गया। खिलजी डायनेस्टी ने इनको समाप्त कर दिया। चोलों की अगर शासन व्यवस्था पे हम नजर दौड़ाएं तो एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था इन्होंने दी, और भारतीय इतिहास में बहुत कुछ ऐसा था जो पहली बार चोलों के शासन व्यवस्था में ही उदित हुआ। उसके पहले भारतीय इतिहास में था ही नहीं। क्या था ऐसा? उस पर विचार करना जरूरी है। सबसे पहली बात, इनका प्रशासनिक विभाजन। इनका राज्य कमिश्नरीज में बटा था, जिसको कहते थे मंडल। यह कमिश्नरी की अवधारणा चोलों की आज भी कमिश्नरी है। मंडल बटे थे वलनाडु में, इसको कोट्टम भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी के बीच की इकाई। डिस्ट्रिक्ट होती थी नाडो, जिला। जिला बटा हुआ था कुर्रम, कई गांवों के समूह को कहते हैं कुर्रम, और कुर्रम बटा हुआ था गांव। जनसभाओं यानी पंचायतों द्वारा ये शासन ऊपर तक चलता था, पंचायती राज थी। यानी गांव की पंचायत को कहते थे उर, ग्राम सभा। और उर का चुनाव गांव के लोग करते थे। इनकी कार्यकारी परिषद चुनी जाती थी गांव के लोगों के द्वारा, गणना से, मतगणना से। और उस कार्यकारी परिषद को कहते थे आड़ूगढ़म। इसका बड़ा ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलता है इस मंदिर की दीवारों पर। ये उत्तर मेरू मंदिर है, इसकी दीवारों पर अभिलेख बने हुए हैं। और उसमें ग्राम सभा के कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी मिलती है? गांव का प्रशासन है और 5 उप समितियों के द्वारा यह संचालित होता है। इसमें डिफरेंट मेंबर। इन समितियों के जो मेंबर हैं वो नॉन सैलरीड है, इनको सैलरी नहीं मिलती, अवेतनिक है, और 5 साल इनका कार्यकाल होता है। ये 5 साल का कार्यकाल जो है अभी तक चला रहा है। अभी भी चुनाव में 5 साल का ही कार्यकाल, सॉरी 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल का कार्यकाल। सबसे बड़ी बात है कि ये सारी समितियां अपने कार्यों में स्वायत्त हैं। स्वायत्त का अर्थ होता है कि राजा भी इनके डिसीजन में इंटरफियर नहीं करता था, और ये हर गांव की पूरी व्यवस्था करते थे। बिना पैसों के वो लोग काम करते हैं
जिनके जीवन में पैसों से बड़ा मूल्य होता है। बिना पैसों के वो लोग काम करते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर समाज को रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर की सैलरी हर साल दान में देनी पड़ती है, पता है, वो खर्च ही नहीं हो पाती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनके लिए पैसा का कोई मतलब नहीं। मेरे पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उनको अगर 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए आप दे दो और कहो कि ये काम आप कर दो, वो कोई बहुत बड़ा पाप वाला काम भी ना हो, सामान्य ही काम हो, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो उनको डिगाया नहीं जा सकता, वो नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। कुछ लोग होते हैं ऐसे लोग जो वसूलों के लिए जीते हैं, और ये जिंदगी उन्हीं के लिए भगवान खत्म नहीं कर रहा है, नहीं तो पापी इतने बढ़ गए हैं कि भगवान कब का खत्म कर दिया होता। लेकिन ऐसे लोग हैं इस दुनिया में तो भगवान को भी डिसीजन कैंसिल करना पड़ता है। उसके पास एप्लीकेशन जाता है कि खत्म करो, इस बड़ा गंदगी हो गया है, लेकिन जब ऊपर से नीचे देखता है तो ऐसे 10-5 लोगों को देख लेता है, कहता है नहीं यार, ये लोग भी ये दुनिया में जी रहे हैं, इनके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। चोल शासन अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध भवन निर्माता हुए हैं और इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत दुरुस्त, जबरदस्त। जैसे सिंचाई की व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी, आज भी राजमार्ग, मंदिर, मंदिर भी साधारण नहीं, इनकी दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर हमने देखा, दीवारों में कोई इंच नहीं है जहां पे नक्काशी का काम नहीं हुआ है। नीचे से ऊपर तक गंगईकोंड चोलपुरम। लेकिन इन सबसे ऊपर कांस्य कला के लिए चोल एम्पायर जाना जाता है। कांसे की बेजोड़ मूर्तियां बनाई हुई हैं। कांसे की मूर्तियां बनाना सहज नहीं है, इसके लिए बहुत ही तकनीकी कौशल की जरूरत है। पत्थर काटना बल्कि सहज है, लेकिन लोहा पिघला करके और एक सांचे का आकार देना ये बहुत ही मुश्किल है, और वो भी इतना बारीक। क्योंकि इसमें तकनीकी कौशल की बहुत जरूरत है। इसके अतिरिक्त साहित्य की भी बेजोड़ उन्नति है। साहित्य में अनिवार्य रूप से प्रशस्ति, प्रशंसा, जैसे किताब बड़ी फेमस है चोरों की, कलिंगत तुपाड़ी। कलिंगत तुपाड़ी के लेखक कौन है? जैन गोंडा। जीवक चिंतामणि, इसके लेखक कौन है? तिरुपदेवर। तमिल रामायण। इसके रचयिता है कुलोत्तुंग तृतीय, सॉरी, कंबन। कोलुंग कोलोत्तुंग तृतीय के संरक्षण में लिखा गया। इसके अतिरिक्त व्याकरण, कोश, काव्य शास्त्र, छंद, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, यह कंबन।
सम्राटों का गौरव इनके समय में शिखर पे चला गया, ऐश्वर्य, भव्यता। यानी अपने जीवन काल में ही ये युवराज को शासन प्रबंध में शामिल कर लेते थे। राजा तो सर्वश्रेष्ठ था ही, मंत्रिमंडल की पोजीशन बस इनके सलाहकार की ही थी और कुछ नहीं थी, परामर्श देने के लिए। और इनको कहते थे उड़न कुट्टम, सलाहकार परिषद को। उड़न कुट्टम इनको सलाह देती थी और राजा का कार्य करते थे जो कर्मचारी, उन्हें कहते थे औले। इधर से इधर सलाह गया और इधर से इधर कार्य गया। और औले खुद थोड़ी ना कार्य करते थे, औले कार्यों के प्रमुख थे। नौकरशाही को ढंग से सुव्यवस्थित कर रखा था। निम्न अधिकारी थे शिरंदम, लाइक IAS एंड PCS। अब शिरंदम पेरुंदम सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए निरीक्षण करने वाला अधिकारी था कड़काड़ी। अगर इनके कार्य में कोई कमी होती थी तो इनको कड़कड़ा देता था। जमीन भी दो भागों में बटे हुए थे, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल। जैसे सल्तनत काल में हम देखते हैं खालसा और इक्ता। टैक्स वसूला जाता था गांव के द्वारा। आश्चर्य की बात है कि जमीन का तो था ही, सब में होता है, चुंगी भी था, रेट टैक्स भी था, हाउस टैक्स भी था, लेकिन सेलिब्रेशन टैक्स भी था। कोई अगर उत्सव मनाएगा तो उस पर भी कर। सेना अलग अलग राज्य में फैली हुई थी, राज्य के भागों में सेना कैंप लगा के रहती थी। इस कैंप को कहते थे कड़कम। इनके पास सुसंगठित नौसेना के प्रमाण है। संभवतः भारत में इतनी शक्तिशाली नौसेना किसी की नहीं, जहाजी बेड़ा था पूरा का पूरा। न्याय व्यवस्था भी ठीक थी। व्यापार के लिए इन्होंने अलग सभाओं की स्थापना की थी, व्यापारियों की। ये थे नगरम। नगरम व्यापारियों की सभा थी शहर के, और गांव के व्यक्तियों की सभा थी उर्व। दो तरह की अलग अलग सभाएं। ब्राह्मणों के गांव अलग थे और इनकी सभा भी अलग थी, इनके कानून भी अलग थे। ब्राह्मणों की सभा को कहते थे सभा ब्रह्मतेय। ये ब्राह्मणों की सामूहिक सभा थी। सबसे अच्छी व्यवस्था की इन पर राज्य का कोई भी दखल नहीं था। इनके अपने अपने संविधान थे और उन संविधान को विकसित संस्थाएं और समितियां परिभाषित करती थी, जिन्हें कहते थे वारियम। संविधान लचीला था। ऐसा लिखा हुआ है, उत्तर मेरू की सभा ने परांतक प्रथम के शासनकाल में थोड़े थोड़े ही समय के अंतर पर 2 बार अपने संविधान में परिवर्तन किए थे। सभी का कार्यक्षेत्र विस्तृत था। सिंचाई के लिए बांध बनाए थे, जैसे करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध बनाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोलपुरम के पास एक झील खुदवाई जिसमें 16 मील लंबा बांध था। करिकाल के द्वारा बनाया गया बांध अभी भी है, और ये है। इसमें 2 नदियों से जल भरने की व्यवस्था की गई थी, यहां से नहरें निकाली गई थी। सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें
तो निसंदेह सबसे ऊपर है ब्राह्मण, लेकिन इनके संबंध अन्य जातियों से कटु नहीं थे। वैदिक विधान से समाज का संगठन था। ऐसा उदाहरण मिलता है कि कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में एक गांव के ब्राह्मणों ने शास्त्रों का अध्ययन किया और रथकार नाम की वर्णशंकर जाति के लिए जीविका की व्यवस्था की। व्यवसायियों का, व्यापारियों का दो वर्ग है, वलंगय और पिडंगय। सबसे बड़ी बात कि स्त्रियां स्वतंत्र थी। स्त्रियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था सामाजिक जीवन में। इनको संपत्ति का अधिकार था और पुरुष एक से ज्यादा शादी करते थे। सती व्यवस्था भी प्रचलित थी। और एक और प्रथा मिलती है मंदिरों में, देवदास की। लोग कुंवारी कन्याओं को मंदिरों में जाकर के चढ़ा देते थे और मंदिर उनका पालन पोषण करता था। जब वो युवती हो जाती थी तो उनको वो सम्मान मिलता था और वो देवता की संगिनी कही जाती थी या देवता की सेविका। ये देवदासी प्रथा थी। ये थी तो सम्मानजनक प्रथा, लेकिन बाद में इस प्रथा की कुरीति बन गई। पुजारियों ने सुंदर युवतियों को रखना शुरू कर दिया अपनी रखैलों के रूप में, काफी बाद में। समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। वो तो हर समाज में रही है भारत के। आर्थिक व्यवस्था का आधार था खेती। जिनके पास बड़ी भूमि थी उनको ज्यादा सम्मान मिलता था। पशुपालन, सुनार, धातुकार, जुलाहे प्रगति करते थे। व्यापारिक श्रेणी का विस्तार हुआ। अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक श्रेणी थी नाना देशी। तिसया ये रक्तु यजुरुम्बर, ये वर्मा और सुमात्रा तक व्यापार करते थे। व्यापारिक श्रेणी क्या होती है? व्यापारिक श्रेणी एक ऐसी संस्था है जो परस्पर सहयोग पर आधारित है। इनके अपने कानून हैं, राज्य का कोई दखल नहीं है, अपनी मुद्राएं हैं, अपने न्यायालय, अपने विधान है, और हर वो परिस्थिति है जिनमें इनका व्यापार फले फूले। व्यापारिक श्रेणी में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। कोई भी राजा बनता, राजनीतिक परिवर्तन होता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही कारण था कि समाज इतना समृद्ध था। नहीं, कालीन भैया तो पूरी तरह से राजनीतिक ही थे। व्यापार में अगर राजनीति आ गई ना तो फिर उसका शिकार होता है उपभोक्ता। धर्म, शैव उपासक हैं, शिव की बड़ी बड़ी मंदिर हैं शिव के बनाए गए, लेकिन सेकुलर थे, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध दान का भी प्रमाण मिलता है। जैन धर्म भी फल फूल रहा था। नंबी अंडार नंबी राजराज प्रथम के राज्यकाल में शैव धर्म को संकलित किया। इसी तरह से वैष्णव धर्म के लिए भी नाथ मुनि ने यह काम किया।
नाथ मुनि के ही पौत्र थे आलवंदार। इनको यमुनाचार्य भी कहते हैं। लेकिन चोलों के समय में सर्वाधिक उल्लेखनीय क्रांति हुई पूरी दुनिया में भक्ति आंदोलन का उदय, जिसके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। रामानुज इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया भक्ति का। इन्होंने कहा कि भावना की शुद्धता बस चाहिए और कोई धन संपदा भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। और इन्होंने कहा कि आपकी अयोग्यता ही परमात्मा की दृष्टि में योग्यता है, आपकी अक्षमता ही उनकी दृष्टि में सक्षमता है, आपका गिरना ही परमात्मा तत्व में उठना है। दासत्व भाव परमात्मा की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट भाव है। जिसको आप मानते हैं दुर्गुण, वो परमात्मा की नजर में सद्गुण है। आप हारे हो, विपन्न हो, दुखी हो, तो आप भक्ति के योग्य हो। आप सिकंदर हैं, विजेता हैं, अहंकारी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो परमात्मा की दृष्टि के लिए अयोग्य है। तो इन्होंने पूजा की विधि में सुधार किया और कहा कि वर्ष का एक दिन मंदिर उनके लिए भी खुला रहेगा जो अंत्यज है, यानी जो वर्ण व्यवस्था से बाहर। कुलोत्तुंग प्रथम इनसे सहमत नहीं था, लेकिन इन्होंने उसका राज्य छोड़ दिया, लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़ा। कुछ देवी की उपासना भी ऐसी प्रचलित थी कि अपना सिर काटकर चढ़ाने की भी प्रथा थी। और मंदिरों का एक नया स्वरूप इस्टेब्लिश हुआ। मंदिर सिर्फ पूजा की गतिविधि नहीं रहे, मंदिर बैंक का भी काम करने लगे, ब्याज देते, सूद लेते। मंदिर के आसपास बाजार विकसित हुए और मंदिर आर्थिक केंद्र बन गए। मंदिर उत्सव के स्थान बन गए, मंडपों का विकास हुआ। मंदिर अस्पताल के रूप में भी निर्मित हुए। मंदिर वैभव प्रदर्शन का माध्यम बने राजाओं का, और आस्था के केंद्र तो थे ही थे। तो मंदिरों का चौतरफा रोल हम देखते हैं, साथ ही साथ शिक्षा। उत्सव के कारण यहाँ पे कला और शिल्प का प्रभुत्व विकास हुआ। मंदिरों को जो राजा भूमि दान करते थे, तो मंदिरों के आसपास कृषि का भी विकास हुआ। मंदिरों से लोगों को जीविका मिलने लगी। भव्य मंदिर बने, जैसे गंगई कोंडे चोलपुरम का मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, नटराज की मूर्ति। इनके अभिलेखों से ज्ञात होता है चोलों के कि संस्कृत साहित्य का विकास भी इन्होंने किया, और संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए विशेष रूप से स्कूल इन्होंने खुलवाया, जिन्हें कहा गया घटिका या ब्रह्मपुरी। कुछ अभिलेख भी मिलते हैं जो संस्कृत भाषा में। और वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर परांतक प्रथम के राज्यकाल में भाष्य लिखा। तो इसी के साथ चोल समाप्त होता है।
पांड्य और चेर हम आगे करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं कल 6 बजे और 9 बजे। 6 बजे पेपर 1 की क्लास में और 9 बजे हिस्ट्री की क्लास में। आशा है समझ में आया होगा सबको। यूट्यूब क्लास करने को ही होगा।